नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। राजस्थान में चुनाव भले ही 2023 के आखिर में होने हैं, लेकिन सियासी पारा करीब 1.5 साल पहले ही गर्म होने लगा है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने संकेत देते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस किसी भी क्षेत्र में भाजपा से पीछे नहीं रहने वाली है, चाहे वो चुनावी मैदान हो या फिर चुनाव से पहले की तैयारियां। यही कारण है कि ब्लॉक और मंडल लेवल पर कांग्रेस को मजबूत किया जा रहा है। उधर भाजपा भी चुनावी मोड में है, तो आरएसएस ने भी ग्राउंड जीरो के लिए प्लानिंग कर ली है और इसी को लेकर संघ जनता का फीडबैक जुटा रहा है और इसी सर्वे के आधार पर बीजेपी नेतृत्व के साथ परामर्श किया जाएगा। तो वहीं सरसंघ चालक मोहन भागवत खुद 2 जुलाई को राजस्थान आ रहे हैं। भागवत का ये दौरा भाजपा की चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी अहम बताया जा रहा है। तो कैसी है राजस्थान में राज के लिए चुनावी तैयारी, आज बात इसी खास मुद्दे पर। मंडल में कौन कौन सी बूथ होंगी, मंडल का नाम क्या होगा, ये एक्सरसाइज हमने पूरी कर ली है। हम लोग 2023 में पुनः सरकार बनाएंगे, इसके लिए कमर कस लिए पूरा संगठन और सत्ता समन्वय के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ है, विषय विशेषज्ञ दीपक आजाद जी हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आशीष चतुर्वेदी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आरएसएस जिस तरह से सक्रिय होती है, जो प्लानिंग होती है, जो तैयारियां होती हैं और जो सबसे बड़ी बात है सर्वे होता है जनता के बीच में जाकर, वो काफी अहम होता है और उसका फायदा हमेशा बीजेपी को मिलता है, जिस तरह से हमने देखा भी है कई चुनावों में। तैयारियां इस बार बहुत पहले से हैं और इधर बीजेपी ने भी क्या तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि पहले भी कई चीजें हमने देखी हैं, फैसले भी लिए गए और काम भी शुरू किया गया है 2023 के मद्देनजर। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बैठक हो रही है संघ आरएसएस की, जिसमें परम पूजनीय संघ चालक जी भी आ रहे हैं, ये आरएसएस की एक रूटीन बैठक है जो पूरे साल होती रहती है। अगर हम बात करें तो अभी ये राजस्थान में हो रही है। इस तरह से उनका प्रवास लगातार पूरे देश में चलता रहता है और अगर हम संघ को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, सामाजिक क्षेत्र, जिनमें संघ का काम रहता है, उनमें क्या प्रगति हुई, उनमें आगे क्या काम करना है। और अगर हम बात करें तो अभी संघ का 1925 में संघ का गठन हुआ था, 2025 में हम उसकी शताब्दी वर्ष मनाएंगे, उसको तैयारियों को लेकर के भी एक बैठक होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल चुनावों के लिए बैठक हो रही है। चुनाव के मुझे लगता है आप थोड़ा सा ज़्यादा इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेसिकली बहुत डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है जो निरंतर संगठन पे ध्यान देती है। जहाँ पे हमारे अगर बात करें तो जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसके तुरंत बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है, फिर जिला कार्यकारिणियों की बैठक होती है, फिर मंडल कार्यकारिणियों की बैठक होती है। शक्ति केंद्र तक, बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है जो मजबूती से कार्य करता रहता है। चुनाव हो या नहीं हो वो एक अलग विषय है। और जहाँ तक अभी आपने बात की कि फीडबैक लेने की, सर्वे करने की, तो हमारे नेता निरंतर कार्यकर्ताओं से संवादरत रहते हैं और पार्टी की क्या स्थिति है, उसमें कैसे सुधार हो सकता है। के राजस्थान के चुनाव 2023 के मद्देनजर नहीं है, ये रूटीन प्रोसेस है। ये रूटीन प्रोसेस है, बिल्कुल। देखिए, हमको 2 चीज़ें और अंतर समझना पड़ेगा श्वेता जी, बता रहा हूँ। कांग्रेस में क्या होता है, कांग्रेस में अगर हम बात करें, आप किसी विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, किसी जिले की बात कर लें, तो कांग्रेस में क्या एक जागीरदारी सिस्टम है कि इस विधानसभा का ये जागीरदार है। वहाँ पे संगठन कोई है ही नहीं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह की बातें मैं भी डोटासरा जी की सुन रहा था, बड़ी हंसी सी आ रही थी। आप देखिए, इनके लिए ये तय है कि 2023 में ये नहीं आएंगे। अब प्रश्न ये है कि आप 2023 में 2013 की परफॉर्मेंस से नीचे जाएंगे या उसको ऊपर जाएंगे, बस प्रश्न इतना सा ही है। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखिए श्वेता जी, आप भी इतना बड़ा चैनल चलाती हैं, मुझे लगता है आपको भी रूटीन पे रूटीन सर्वे करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता कितनी है,
जनता में उनको लेकर के कितना विश्वास है और जनता लेकिन आप कितनी बहुत त्रस्त हो रही है। कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं कि अगली बार तो इनको आना है नहीं, तय है, लेकिन अब हार कैसी होती है, बेहतर है टक्कर मैं आपको बता सकता हूं, देखिए मैं आपको बता सकता हूं, मैं स्वर्णिम जी से भी इसका रिएक्शन लेती क्योंकि कांग्रेस को लेकर आपने बात की। स्वर्णिम जी, आपने सुना आशीष जी ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा कि आना नहीं है, और जो बातें यहाँ गोविंद डोटासरा जी कह रहे हैं संगठन को लेकर, देखिए बार बार कहा जाता है कि बीजेपी का संगठन किस तरह से काम करता है, मजबूत है, और कांग्रेस के संगठन में बातें बहुत सारी की गई, दावे आज भी किए गए, डोटासरा जी बार बार बोल रहे हैं कि हम मजबूत करेंगे, लेकिन वो काम होगा कब? आपको लग रहा है कि 1.5 साल का वक्त बहुत ज्यादा है चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो? और जो सवाल कांग्रेस पर उठाया अभी आशीष जी ने, देखिए श्वेता जी, जो आशीष जी ने बात कही, सबसे पहले मैं उसका जवाब दे देता हूं। जो इनका संगठन और जो इनके संगठन कार्य करने का तरीका है, उसको लेकर के हमने 2018 में भी इनको चुनाव हराया था। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ परेशानी है या एक सुखद अनुभूति लेकर के चलते हैं कि काम कुछ करो मत, जनता के बीच जाओ मत, जनता से जोड़ो मत। जब भी जन सरोकार के कोई आवश्यकता पड़ी तो आप पर्दे के पीछे चले गए और सोचते ये हैं कि जो परिपाटी चली आ रही है 5 साल में सरकार बदलेगी, उसके अनुसरण में इनको सत्ता मिल जाएगी, इसके अलावा इनका कोई आधार नहीं है। अब जो मैं कह रहा हूं उसका आधार आप देखिए, हमने 2018 में विधानसभा चुनाव जीता, जीतने के पश्चात आप देखिए कितने चुनाव हुए, विधानसभा के उपचुनाव हुए, हम जीत रहे हैं, पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, हम जीत रहे हैं, नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, हम जीत रहे हैं। स्थिति यहां तक आई कि अभी हाल ही में जो आखिरी उपचुनाव हुए थे, उन विधानसभा चुनाव में जहां ये 25,000 से जीते, कहीं 5,000 से जीते, और बाकी जगह एक जगह इनकी जमानत तक जब्त हो गई, ऐसी भी नौबत आ गई जहां 20,000 से ये जीते थे, जमानत जब्त करा करके बैठे। तो ये इसके क्या कारण है? इसके कारण ये है कि लगातार हमारा संगठन जब पहला दिन था, जब हमने सरकार बनाई, तब से हम जनता के बीच रह करके कार्य कर रहे हैं। और गोविंद डोटासरा जी ने जो एक टास्क लिया है, क्योंकि उदयपुर चिंतन शिविर के बाद में हमारे संगठन में एक स्ट्रक्चरल चेंज आना है, उस चेंज को वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और इंप्लीमेंट कर नहीं रहे, इंप्लीमेंट करके हमारी डेडलाइन है 15 अगस्त तक हमें ये सारे निर्णय लागू करने हैं। स्वर्णिम जी, तेजी से इसे करना होगा, क्योंकि जैसे एंटी इनकम्बेंसी होती है प्रदेश में, और इसलिए बीजेपी ज्यादा आश्वस्त है कि 2023 तो हमारी सरकार बन रही है, और सरकार को रिपीट करना हमेशा से यहाँ पर मुश्किल रहा है, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ऐसे में आपको नहीं लगता कि और ज्यादा दुगनी गति से और पूरी तरह शिद्दत के साथ यहाँ पर जुटना पड़ेगा, क्योंकि आसान 2023 नहीं रहने वाला है? देखिए, हम तो काम ही 2 कर रहे हैं इस वक्त, सिर्फ 2 काम है। एक, हमारे राज्य सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को मिले, इसके लिए संगठन जा रहा है। हम उन योजनाओं को लेकर के जन जन तक, घर घर तक जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो उनको बताते हैं कि इस योजना के तहत आप कवर होते हैं, ये आपके इसके क्षेत्राधिकार में आता है, आप इसका लाभ लीजिए। आप देखिए चिरंजीवी योजना, आज आप सारे हॉस्पिटल्स में जाकर देखिए, अधिकांश जो मरीज हैं वो सारे इसी योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा और सुनिए, दूसरी चीज, दूसरा काम हमारा यह है कि जो केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, महंगाई रोकने में असफल रहना, रोजगार देने में असफल रहना, किसानों को राहत देना, ये दोनों काम हम कर रहे हैं, इसी का परिणाम है। राज्य सरकार की योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन उस दोनों ही मैसेज को आप जनता के बीच में कितनी सफलतापूर्वक पहुंचाते हैं, ये बेहद अहम कांग्रेस के लिए रहने वाला। दीपक आजाद भी हमारे साथ हैं, विषय विशेषज्ञ। दीपक जी, ये तो देखिए अब क्लियर है कि चुनाव को लेकर आरएसएस नहीं कर रही है ये बैठक, कोई सर्वे और प्लानिंग अभी नहीं की गई है। मजबूत हमेशा से मौजूदगी रहती है आरएसएस की, भले ही पर्दे के पीछे से हो, और जिस तरह से कार्यशैली रही है हमेशा फायदा मिलता है, जनता का एक विश्वास भी रहा है। लेकिन दीपक जी, समझना आपसे ये चाहेंगे, फिर ये 10 दिन की जो उनका प्रवास रहेगा बेहद अहम रहने वाला, मोहन भागवत जी का 3 दिन की ये बैठक होगी, वो कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? देखिए, संगठन जो है साल भर में ऐसी एक बैठक करता है, उसका स्थान कोई तय नहीं होता है। पिछली बैठक जहां होती है वहीं इसका स्थान तय किया जाता है। झुंझुनू सौभाग्य से उस समय स्थान तय किया गया था कि राजस्थान में इस जगह पे बैठक होनी है। इस बैठक में साल भर में जितना भी काम गत वर्ष किया गया है या आगामी वर्षों में जो कार्यक्रम होने वाले हैं, उन पर इस बैठक में पूरा काम योजना बनाई जाती है। इस बैठक में किसी भी राजनीतिक क्षेत्र से कोई नहीं रहेगा, ना किसी तरह की इस विचारी संगठन से अलग कोई बात होने वाली है। संगठन में अपने प्रांत, जो राजस्थान में 3 प्रांत है, इसके अलावा देश भर के जितने भी प्रांत है वहां से, इसके अलावा अखिल भारतीय अधिकारी प्रचारक, कुल मिला के ये प्रचारकों की बैठक होने वाली। तो इसमें राजनीतिक से संबंधित कोई बात होने वाली नहीं है। संगठन अभी आने वाले टाइम में 1925 में संगठन का निर्माण हुआ था, उसके बाद अभी ये 2025 में शताब्दी वर्ष मनाने वाले, तो शताब्दी वर्ष में अलग अलग प्रांत, देश भर के अनेकों प्रांत कैसी किस योजना के साथ काम करने वाले, उस योजना पे चर्चा होने वाली है। कहीं भी किसी भी कभी भी
कोई भी बात होती है उसमें संगठन को उठा के ले आते हैं, तो ये मजाक लगता है एकदम। कल को मुझे लगता है कि बार काउंसिल का चुनाव होता है, अधिवक्ता परिषद वाले सपोर्ट करेंगे तो बोलेंगे संघ ने सपोर्ट कर दिया। ये विषय नहीं है, तो हंसने वाली बात है। कल आज सुबह जब खबर पड़ी तो मुझे लगा ये क्या है, तो मैंने बात की। देखिए हलचल इसलिए ये है क्योंकि आरएसएस जिस तरह से काम करता है उसकी कार्यशैली रही है बहुत ही पॉजिटिव और जनता से सीधा जुड़ाव रहा है, और जब इस तरह की सक्रियता है और क्योंकि 2023 में चुनाव है तो इसलिए इस लिहाज से जोड़कर देखा जा रहा है। भले ये आरएसएस की तरफ से क्लियर किया जा चुका है और अब कहा जा रहा है बिल्कुल कि ये हमारी रूटीन बैठक है और हमारा इससे अभी चुनाव से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। चलिए मिथिलेश जी भी हमारे साथ है। मिथिलेश जी, दोनों तरह की बातें हैं। आरएसएस साफ कह रहा है कि ये हमारी कोई प्लानिंग या कोई सर्वे हमने नहीं किया, हमारा रूटीन जैसी बैठक मीटिंग्स होती है वो ये हो रही है। दूसरी तरफ जब ये झुंझुनू में और ये तारीख यहाँ पर क्लियर हुई और जैसे पहले डिसाइड था कि झुंझुनू में ही बैठक होने वाली, अब क्योंकि 2023 का चुनाव है इसलिए भी इस लिहाज से भी देखा जाए तो हलचल तेज है कि हाँ राजस्थान चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं, क्योंकि अब जिस तरह का माहौल नजर आता है कांग्रेस भी दावे कर रही तैयारियों को लेकर, बीजेपी भी जुट चुकी है और अब आरएसएस भी मैदान में है। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले कांग्रेस की बात कर ली जाए कि गोविंद डोटासरा जी ने जो आज बयान दिया है कि हम प्रांत और खंड और बिल्कुल नीचे तक जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये देखिए कि कांग्रेस में मस्ट्रोल पर कैजुअल जो वर्कर हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं। किस ऐसा एक अगर आप राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को भी प्रेसिडेंट बना दे तो क्या वो 24 घंटे ऑफिस खोल के बैठे रहेंगे? नहीं बैठे रहेंगे। तो कांग्रेस में जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं, पूर्व पीसीसी सचिव है, उनको कौन पूछ रहा है? तो कांग्रेस में अभी वो वर्क कल्चर पैदा होना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रहा हूं कि जब देश में बीजेपी का केंद्र में सरकार थी और वसुंधरा जी यहाँ मुख्यमंत्री थी, जब यहाँ 163 उनकी थी, 252 सीटें वहां थी, अमित शाह अध्यक्ष थे और वो चुपचाप आए। वसुंधरा जी ने उनका यहाँ एयरपोर्ट पे स्वागत किया और वो सीधे भाजपा कार्यालय में आए और भाजपा कार्यालय में आके अशोक परनामी की सीट पर बैठ गए और वसुंधरा जी से कहा कि आप अपनी सरकार चलाइए, मुझसे अपना काम करने दीजिए। वहाँ उन्होंने एक एक प्रकोष्ठ की बैठक ली और उसके बाद में दीनदयाल उपाध्याय लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और वो चले गए। उसके बाद फिर वो 6 महीने बाद आए और उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा कि दीनदयाल लाइब्रेरी में कितने लोग आए, कार्यकर्ता आए, उनका नाम और लिस्ट मुझे रजिस्टर में दीजिए। वो रजिस्टर आया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को अमित शाह ने फोन किया और उनको कहा अशोक परनामी जी को कि आपने इनसे बात की, ये 15 साल से उनको बुलाया, आप शाखा से जुड़े रहे, आप उन्हें इनको प्रभार क्यों नहीं दिया गया? एक वर्क कल्चर ये। और उन्होंने एक लास्ट में जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत बड़ा दिया कि वसुंधरा जी नहीं रहेगी, अशोक परनामी नहीं रहेगा, अमित शाह नहीं रहेगा, मोदी जी नहीं रहेंगे, लेकिन भाजपा को इस स्तर तक खड़ा करना है कि ये लंबा चले। तो ऐसा विजन कहां से लेके आएंगे डोटासरा जी? आप चुनाव जीत रहे हैं, तमाम चीजें, आप चिरंजीवी योजना की बात कर रहे थे, आज ही प्रदेश के एक बड़े अखबार ने खुलासा किया कि 10 में से 6 रोगियों को चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। तो अशोक गहलोत जी की जितनी भी स्कीम है उनका बहुत अच्छा प्लानिंग होता है, बहुत अच्छी उनकी एग्जीक्यूटिव नहीं हो पाता और मॉनिटरिंग तो पुअर है बिल्कुल। इसलिए अब संगठन, कार्यकर्ता, ये बेमानी सी बातें हैं। उधर सचिन पायलट समर्थक इस्तीफा देंगे, क्या उनको आज तक बुलाया गया? सचिन पायलट जी को तो आपने बुला लिया, लेकिन अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा, इन्होंने इस्तीफा दिया, उनको कभी बुलाया क्या डोटासरा जी ने? उनसे मीटिंग की क्या? आपको घर चलाना है तो घर में एक रूस ताबी है, उसको भी मनाते। तो आपको घर की तरह परिवार चलाओगे जब तो आप बीजेपी से लड़ पाओगे। नहीं, जिनका विजन इतना बड़ा है उससे लड़ने के लिए आपको थिंक टैंक रखने पड़ेंगे। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अपनी नौकरी छोड़ी कांग्रेस से अटैचमेंट के चलते, वो 3 साल तक पीसीसी के ऑफिस में अपना टिफिन लाता खाता, उसको आज कोई नहीं पूछ रहा। तो आप जब तक काम करने वालों की पूछ नहीं करोगे, जिनमें कांग्रेस आइडियोलॉजी है, उनको आप लाभ नहीं दोगे तो कांग्रेस कौन सी चल जाएगी? उनको ऊर्जा नहीं दोगे तो कहां से चला दोगे आप? इसके ऊपर भी। और दूसरी बात यह है कि फिर हम किस तरह से कंपटीशन की बात करते हैं, कैसे टक्कर दे पाएंगे जब सामने इतनी मजबूत पार्टी हो जिसका संगठन इतना मजबूत हो? देखिए, आप आज की 8 साल की बात कर रहे हैं। 8 साल से 8 साल के पहले कहाँ थी ये पार्टी? कितने चुनाव आ रही, कितनी वर्क कल्चर, यही रही होगी ना, कोई दूसरी तो बदली नहीं है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये लड़ाई विचारधाराओं की होती है और विचारधारा की लड़ाई में निश्चित रूप से ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक महत्व होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन के उस महत्व को समझते हुए हम आज उसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो और जो हमारे हिसाब से कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, जिसको हम उचित समझते हैं। आज हमारे बूथ से लेकर के ब्लॉक लेवल तक हमारे चुनाव हो चुके हैं, निर्वाचित हो चुके हैं लोग, वो घोषित होने। जिला जो है कमेटियां हमारी वो इस महीने बन जाएंगी, 15 के बाद जो है कभी भी उनकी घोषणा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम चुनाव के तहत प्रक्रिया हो रही है, जो जनता के बीच जाकर के हम काम कर रहे हैं, उसका लाभ ही हमें मिला कि हम चुनाव जीते। चुनाव ऐसे ही थोड़ा ना जीत गए, अगर इतनी मजबूत। लेकिन स्वर्णिम जी, एक बात और, एक्स्ट्रा बर्डन है कांग्रेस के ऊपर। अभी दिल्ली में सभी मंत्रियों की बात कर ले, विधायकों की बात कर ले, कार्यकर्ताओं की बात कर ले, उनकी मौजूदगी वहां थी, वो भी जिम्मेदारी वो भी निभाना है। तो जब फोकस
वहां पर भी रहेगा तो ऐसा तो नहीं कि राजस्थान के लोगों का फोकस, नेताओं का फोकस डाइवर्ट हो रहा है, जिस वजह से एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे और ऐसा ना हो कि ये वक्त भी निकल जाए? तो नहीं, क्या नहीं, पैरेलल काम चल रहा है कि अगर प्रदर्शन हो रहे हैं या आप लोग की अगली रणनीति होती है? देखिए श्वेता जी, संगठन को लेकर मैं आपको बताता हूँ आपको। देखिए कांग्रेस है तो उसको देश के लिए लड़ना है। यहाँ प्रदेश में जो हम प्रदेश इकाई का काम है वो प्रदेश इकाई करती है, लेकिन आप अगर देखेंगे कि जो देश में व्याप्त समस्याएं हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या अन्य जो किसानों के जो कृषि बिल आए थे, नोटबंदी, जीएसटी, इन सबको लेकर के अगर हमने काम किया तो जनता का विश्वास जीतने के लिए आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने कि यहाँ पे राजस्थान सरकार के खिलाफ कितने धरने, प्रदर्शन या आंदोलन किए होंगे? उससे 10 गुना अधिक, मैं कह रहा हूं 10 गुना अधिक केंद्र सरकार के खिलाफ सरकार में होते हुए भी यहाँ पे हमारे मंत्री विधायक बिल्कुल जनता के बीच, देखिए जनता के बीच हमें जनता से के काम कर रहे हैं, इसलिए जनता चुन रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम लगातार इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं और जिले स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक सभा लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सफल आंदोलन हो रहे हैं जिसमें हजारों लोगों की भीड़ आती है। आप देखिए कि कांग्रेस की अगर हम बात करें प्रदेश सरकार की और जनता के बीच में अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के जनता में नाराजगी है। अगर हम बात करें, अभी बात कर रहे थे स्वर्णिम जी की, बेरोजगारी की बात कर लीजिए। आप देखिए जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बनी है 2018 दिसंबर से लेकर के 2019, 20, 21 तीनों में अगर हम बात करें, हर महीने CMI का सर्वे आता है जिसमें बेरोजगारी बताया जाता है। राजस्थान लगातार पूरे देश में नंबर 1 या नंबर 2 बना रहता है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है। कहीं कोई विकास के कार्य हो नहीं रहे और इनके खुद के MLA, श्वेता जी, इनके खुद के MLA बोल रहे हैं कि जो 3.5 साल पहले अशोक गहलोत जी ने घोषणाएं की थी उनका टेंडर तक जारी नहीं हुआ है। ये तो इस सरकार की स्थिति है। इतना अंतर विरोध है इसमें। आप देखिए कि इनके सभी विधायक, चाहे सचिन पायलट जी गुट के हों, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के गुट के हों, सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। और मैं तो चाहूँगा, बार बार स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि हमारे नेता घूमते नहीं हैं। हमारे नेता निरंतर प्रवास पे लगे रहते हैं। अगर हम बात करें, आज ही बात करें तो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी प्रवास पर हैं, आप भी गई हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी की बात करें तो वो आज पाली गए हुए हैं। संगठन महामंत्री जी की बात करें तो वो करौली गए। हम निरंतर संगठन को गढ़ते रहते हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद करते रहते हैं। और जो बात मिथिलेश जी ने कही है, मिथिलेश जी ने बहुत स्पष्टता से, बहुत ईमानदारी से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अंतर बताया है। अब इसका ईमानदारी से आकलन करना ही नहीं करना, ये कांग्रेस को तय करना है। लेकिन जैसा श्वेता जी आप कह रहे थे ना कि राजस्थान में एक परिपाटी रही है कि बड़ा डिफिकल्ट होता है कि कोई भी सरकार रिपीट हो। अगर हम बात करें तो 98 से लेकर के आज 2018 तक का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड ये रहा है कि सरकार का रिपीट होना लगभग मुश्किल सा होता है। लेकिन आपको ये अंतर समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार में रहने के बाद 5 साल रिपीट नहीं कर पाती हुई, लेकिन हमें हमेशा मजबूत विपक्ष रहते हैं। कांग्रेस की तो दुर्गति होती है। आप देखिए दुर्गति, जिसे कहते हैं ना, 21 विधायक हो गए आपके, मतलब 5 साल सरकार चलाने के बाद आपके 21 विधायक। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है, दोनों के लिए ही रहने वाला है। देखिए 2023 आसान किसी के लिए भी नहीं रहेगा, ना कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है और ना कोई ये सोचे नहीं। श्वेता जी कोई चैलेंज है ही नहीं। मैं इसको चैलेंज बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हमारे लिए चैलेंज ये हुआ कि हम 2023 से 28 तक जब सरकार चलाएंगे तो हम इस परिपाटी को बदलने का प्रयास करेंगे और 28 में रिपीट होने की कोशिश करेंगे। आप कह रहे हो कि हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन हालात ये कि पूर्वी राजस्थान में आज आपके पास एक विधायक नहीं है। ये भी तो सोचिए आप, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर तक आप साफ हो, तो ये पूर्वी राजस्थान में आपकी सफाई एक थी, शोभा रानी कुशवाहा इस्तीफा दे गए। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। अभी स्वर्णिम जी जो बात कर रहे थे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मैं कह रहा हूं राजनीतिक नियुक्तियों में आपने IAS और IPS को तरजीह दी। आपको कहां तरजीह दी कार्यकर्ताओं को? जो नारे लगा रहे थे वो तो वहीं बैठे हैं। आप RPSC का चेयरमैन देख लीजिए, अधीनस्थ सेवा बोर्ड का देख लीजिए, आपके सूचना आयुक्त को देख लीजिए। आप ये रिटायर्ड अधिकारियों को तो जलेबी खिला रहे हो और कार्यकर्ता से कह रहे हो नारे लगाए, तो कब तक नारे लगाएगा? अब उन कार्यकर्ताओं की तो सोच लीजिए। आप देखिए कांग्रेस ने जितने भी बोर्ड और चेयरमैन बनाए, इसमें अधिकतर विधायकों को ही लिया है, कार्यकर्ताओं को बोर्ड में नहीं है। आप देखिए सब विधायकों को, वो विधायक भी, आयोग का अध्यक्ष भी है, वो विधायक भी है, वो बोर्ड का चेयरमैन भी है। आप देखिए ऐसी स्थिति जो है कहीं देश में है नहीं जो कांग्रेस की राजस्थान में स्थिति है। और अभी आप बात कर रहे थे, आप देखिए हमने जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 का, तो भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीत के आई है। 24 सीटें हम जीते हैं, एक हमारा सहयोगी जीता है। अगर हम बात करें तो
श्वेता जी, हमें 60% वोट मिला है, कांग्रेस का वोट मात्र 30% था। और विधानसभा की बात करें 2018 की, तो हम बहुत मामूली अंतर से चुनाव हारे हैं। विपक्ष के तौर पर मात्र 1.5 लाख वोट हमारे कम आए हैं। श्वेता जी, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे आपसे। ठीक है, प्लानिंग और सर्वे की बात जो कही जा रही थी कि वो आरएसएस की रूटीन बैठक है, लेकिन फिर भी चुनावों में आरएसएस की भूमिका को कैसे देखते हैं? संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1927 से संघ कार्य कर रहा है। इसके स्वयंसेवक मंडल, खंड, छोटे से छोटे स्तर पर स्वयंसेवक तैयार मिलते हैं। अनुशासित स्वयंसेवक की फौज है अच्छी खासी। तो चुनावी तैयारी के लिए कोई आवश्यकता नहीं इसको। ये जिस विचार के साथ जाके खड़ा होगा वहाँ विजय निश्चित है। अभी कोई कुछ सालों पहले ही सरसंघ चालक जी ने भी कहा था कि यदि कांग्रेस हमसे कहेगी और हमारे विचारों के साथ चलेगी तो हम उसको भी सपोर्ट करने को तैयार है। तो उसमें किसी भी तरह की चुनाव की तैयारियों की आवश्यकता नहीं है संघ को। संघ के स्वयंसेवक तैयार है, कभी भी जहां कहेंगे वहां तैयारी रखते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, पार्टियों की प्लानिंग हो रही है, आरएसएस की रूटीन बैठक है जो होने जा रही है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और इसलिए सबकी नजरें भी इस बैठक को लेकर रहेंगी। लेकिन सबसे अहम है 2023 का विधानसभा चुनाव, जिसके मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दावे हैं कि हम मजबूती के साथ जुड़ चुके हैं, हम तैयारियों में लग चुके हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि ग्राउंड लेवल से, यानी कि नीचे तक मजबूत करना है कार्यकर्ताओं को। बूथ स्तर पर जो बातें की जाती है वो सिर्फ बातों तक न रहे, जो काम करेगा, इंप्लीमेंट करेगा और जो डेडलाइन दी जाती है उसमें पूरा करेगा। तो हो सकता है 2023 की जो तैयारी है वो पूरी हो जाए, वरना बातों ही बातों में ये वक्त कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन 2023 बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, फिर वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।